दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। एक तरफ पूरा देश उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है, तो दूसरी तरफ ट्विटर पर गॉड से जिंदाबाद ट्रेंड कर रहा है। ये एक विशेष प्रवृत्ति को दर्शाता है। जाहिर तौर पर गांधी जी के विचार, गांधी के व्यक्तित्व से हम असहमत हो सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनके हत्यारे को जिंदाबाद कहना कितना न्यायोचित, लोकतांत्रिक और नैतिक है। गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, निश्चित रूप से वो बहुत विवादास्पद भी है, वो कई बार विरोधाभासी भी दिखाई पड़ता है। लेकिन गांधी जी की अगर आलोचना भी करनी है तो गांधी के पूरे जीवन के विकास क्रम में की जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि गांधी के जीवन में, गांधी के व्यक्तित्व में और गांधी के विचारों में निरंतर बदलाव आता रहा है। एक तरफ जहां वो अफ्रीका में साम्राज्यवाद के पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, तो वो भारत में आकर के साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े होते हैं और आगे चल कर के वे उन साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ जिस तरह से डट कर के मुकाबला करते हैं, वो निश्चित रूप से विचारणीय है। एक मुद्दा ये भी है कि गांधी और बाबा साहब को लेकर के भी बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे विचार हैं, और ख़ास करके जो अम्बेडकरवादी हैं वो गांधी से सवाल करते हैं, गांधी से सीधे मुठभेड़ करते हैं। लेकिन अम्बेडकरवादी कभी गॉड से जिंदाबाद नहीं कह सकते, क्योंकि गांधी जी के प्रति बाबा साहब भी असहमत हुए। उन्होंने गांधी जी की बहुत आलोचना की, तीखी आलोचना की कई बार। स्वयं गांधी जी बाबा साहब के बारे में कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जितना सहा है, अगर वो मेरे मुंह पर थूक भी दें तो भी मुझे उनकी गुस्सा को सहन करना होगा। ये एक प्रसंग है। लेकिन दूसरी तरफ गॉड से जब हत्या करता है गांधी की, तो वो समय है 30 जनवरी 1948 का, माने विभाजन और आज़ादी के बाद का। और गॉडसे ने जो अदालत में तर्क दिए थे और उसने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि गांधी मुस्लिम परस्त हैं, इसलिए हमने उनकी हत्या की। गांधी हिंदू धर्म के विरोधी हैं, इसलिए हमने उनकी हत्या की। जबकि दूसरी तरफ गांधी पर यह बड़ा आरोप है कि वो हिंदू धर्म और हिंदुत्व के रक्षक के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तक गांधी पर हिंदूवादी होने, हिंदुत्ववादी होने के इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि गांधी का जो हिंदुत्व है वो सावरकर के हिंदुत्व से बहुत अलहदा है, बहुत अलग है। अब मसला इस बात का कि गॉड से गांधी की जब हत्या करता है तो वो हत्या उस समय क्यों होती है? क्योंकि अगर केवल मुस्लिम परस्ती के कारण गांधी की हत्या होती है तो गांधी तो 1919 के खिलाफत आंदोलन में जिस तरह से शरीक हो रहे थे, उस समय भी गांधी पर मुस्लिम परस्त होने के आरोप लग सकते हैं। लेकिन ये तब होता है जब 1940 के बाद गांधी अपने भीतर जाति और वर्ण को लेकर के बदलाव करते हैं। वे डॉक्टर अंबेडकर से कई बार सहमत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अनकहे ही उन्होंने अंबेडकर को कई बार फॉलो किया है और आखिरी में आकर के जो वे ये प्रण करते हैं कि मैं उसी शादी में शरीक होऊंगा जिसमें लड़का दलित होगा और लड़की ब्राह्मण जाति की होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गांधी को अगर उनकी आलोचना भी करनी है तो उनको इस विकास क्रम में देखना होगा, तभी हम गांधी को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। बाकी गांधी 20 और 30 के दशक में जिस तरह से बाबा साहब से टकरा रहे हैं, उसको लेकर के तो बात होती ही है और होनी भी चाहिए। एक किस्सा, एक हिस्सा इस प्रसंग का ये भी है कि खुद डॉक्टर अंबेडकर अपने शुरुआती दौर में, जहां वो दलितों के लिए, उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए या उनके अधिकारों के लिए जब वो प्रयास कर रहे हैं, तो उस समय
उनको बहुत सारी उम्मीदें गांधी जी से हैं और इसीलिए 1927 में जो उनका सबसे चर्चित पानी पीने का जो उनका सत्याग्रह है, जो आंदोलन है महाड़ का, उस महाड़ आंदोलन में गांधी जी के पोस्टर रास्ते में कई जगह लगे हुए थे। ये दिखाता है कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी के प्रति कितने उम्मीदवान थे। उन्हें भरोसा था कि गांधी इस तरफ सोचेंगे, लेकिन वो चाहे मंदिर प्रवेश के आंदोलन हो या आगे चल कर के जो जाति को लेकर के वैचारिक टकराव है और ख़ासकर जो गोलमेज सम्मेलन हुए उसमें दलितों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसको लेकर के जो टकराव हुए उससे गांधी और बाबा साहब के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं और आखिरी में आकर के गांधी को जहां हार स्वीकार करनी पड़ी एक स्तर पर। दरअसल मैं उस घटना का जिक्र कर रहा हूं जिसको लेकर के आपको आश्चर्य होगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। वो है पृथक निर्वाचन को लेकर के जब गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया कि दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं होना चाहिए, उस समय पूना पैक्ट हुआ, बाबा साहब को सिग्नेचर करना पड़ा और बहुत दुखी होकर के उनकी आंखों में आंसू थे और उन्हें लग रहा था कि दलितों का जो सशक्तिकरण हो सकता था वो अब इसके जरिए नहीं हो सकता है। लेकिन गांधी की पराजय मैं इसमें देखता हूं कि गांधी ने उस पूना पैक्ट में अंबेडकर को दलित प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया। हालांकि ये गांधी का कोई महिमा मंडन नहीं है, उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट पर मैं बात कर रहा हूं। एक जिस मुद्दे पर मैं आज बात करने के लिए आया हूं वो है गांधी की सादगी का मुद्दा। गांधी ने जिस तरह से सूट छोड़ करके लंगोट पहनना शुरू किया, वो क्यों किया? अभी हाल में ही भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में राहुल गांधी की 41,000 की टी शर्ट की जो आलोचना हुई और उसके बरक्स भारतीय जनता पार्टी के इस इल्ज़ाम के बरक्स कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी के 10 लाख के सूट का जिक्र किया और इस पर जो विचार विमर्श हुआ उसमें ये भी निकला कि समस्या क्या सिर्फ महंगे कपड़ों को पहनने में है या कहीं समस्या गांधी की सादगी में ही तो नहीं है। इसलिए इस मुद्दे पर विचार करने की मैं ज़रूरत समझ रहा हूँ। दरअसल इतिहास में जो हम लोग पढ़ते हैं और या फिर सुनते हैं, इन दोनों में एक तो बहुत फ़र्क हो जाता है। सुनी सुनाई बात यह है कि गांधी जी भारत में आते हैं और अचानक एक स्त्री के उसके जीवन को देख करके कि उसके पास दूसरी साड़ी नहीं थी, ये सुन करके गांधी जी ने अपने सारे वस्त्र त्याग दिए, सिर्फ एक लंगोट रह गया। लेकिन ये इतना भर सत्य नहीं है। सत्य ये है कि चंपारण सत्याग्रह से जहां वो देश को समझने की यात्रा शुरू करते हैं और आगे चल कर के 1921 के मदुरई में जब वो पहुंचते हैं और वहां पर वो जब लोगों से रूबरू होकर के खादी पहनने के लिए कहते हैं, वहां वो अपने लंगोट में आते हैं। माने गांधी ने अचानक सूट नहीं त्यागा है, बल्कि पहले उन्होंने सूट त्यागा, फिर उन्होंने पूरे कपड़े पहने, उन पूरे कपड़ों में ऊपर के वस्त्र को छोड़ा, पगड़ी को छोड़ा, जूते छोड़े, उसके बाद वो लंगोटी पर आते हैं। मैं उन घटनाओं का जिक्र कर लेता हूँ। 1888 में जब एक कानून के छात्र के रूप में गांधी इंग्लैंड जाते हैं, उस समय उन्होंने सूट पहना और उसके बाद जब वो भारत में चंपारण, सब जानते हैं चंपारण के सत्याग्रह को, 15 अप्रैल 1917 को जब वो किसानों से मिले तो किसानों ने जो गांधी जी से कहा, अपनी दुर्दशा जिस तरह से बताई कि ये जो निलहे अंग्रेज़ हैं, हुक्मरान हैं, वो किसानों और औरतों पर जुल्म करते हैं। और कैसे जुल्म करते हैं कि औरतों के लिए तो शौच करने का एक समय है, बस उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता है,
उनके जो मालिक हैं उन्हें फैक्ट्री में बिल्कुल नौकरों की तरह रखा जाता है, स्त्रियों को मिडवाइफ की तरह रखा जाता है। बदले में उन्हें सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा दिया जाता है और कुछ औरतों को तो अंग्रेज यौन दासी के रूप में रखते हैं। और वहीं से गांधी ने जो अपने भीतर बदलाव किया वो था सूट छोड़ने का। उसके बाद 8 नवंबर 1917 को गांधी के इस सत्याग्रह का जो दूसरा चरण है उसमें वो 6 महिलाओं को, जिसमें कस्तूरबा भी हैं, उनको लेकर के जाते हैं और वो महिलाओं को एक तरह से कैडराइज्ड करने के लिए, उनको समझाने के लिए गांधी जी ने कस्तूरबा को कहा कि आप इन औरतों को साफ सुथरा रहने के लिए कहिए। कस्तूरबा ने यही किया, उन 6 औरतों ने, जिसमें कस्तूरबा भी हैं, कि हर रोज नहाएं और अच्छे कपड़े पहने। लेकिन कस्तूरबा को एक महिला ने कहा कि ये मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक धोती है, सिर्फ एक साड़ी है, इसलिए हम रोज नहीं नहा सकते। तो वहाँ से गांधी को ये बात समझ में आती है कि कितनी ज़्यादा गरीबी है कि जहाँ 2 कपड़े नहीं हैं, वहाँ गांधी अपने भीतर बदलाव ला रहे हैं। 1918 में जब अहमदाबाद में कारखाना मजदूरों की लड़ाई के लिए गांधी पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो पगड़ी छोड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक पगड़ी में 4 लोग कपड़े बनवा सकते हैं। इतनी गरीबी है, इतनी बदहाली है। 31 अगस्त 1920 को जब वो खेड़ा में किसानों के सत्याग्रह के लिए पहुंचते हैं तो उन्होंने वहां पर ये प्रतिज्ञा ली कि अब वो आगे जीवन भर खादी पहनेंगे। और उसकी वजह ये थी कि खेड़ा के किसानों ने गांधी जी को बताया कि मैनचेस्टर के मिलों तक कपास पहुंचाने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है और यही मैनचेस्टर से जो कपास जो जाता है उससे कपड़े बन करके आते हैं और वही विदेशी वस्त्र लोग यहाँ पहनते हैं। तो इसके पीछे भारत के मजदूरों और किसानों का कितना खून पसीना लगा है, कितनी उनकी दुर्दशा है। इस वजह से गांधी खादी पहनने का और उन तमाम कपड़ों को त्यागने का प्रण लेते हैं उस घटना से। और आखिरी जो घटना 1921 की है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि मदुरई जब वो पहुंचते हैं और वहां पर लोगों से कहते हैं कि विदेशी वस्त्र नहीं पहनना है, आप इनको छोड़ दीजिए। तो लोगों ने कहा कि विदेशी वस्त्र चूंकि सस्ते पड़ते हैं और खादी बड़ी महंगी है, हम उतना नहीं पहन सकते। इसलिए गांधी ने कहा कि इतना ज़रूरी नहीं है कि इतना कपड़ा पहना जाए, और वो खुद अमल में लाते हैं, वो सिर्फ लंगोटी पर आते हैं। दरअसल गांधी जो ये कर रहे हैं वो गरीबों के साथ एकजुटता के लिए, और दूसरी तरफ वो जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है उसने कैसे भारत को कंगाल बनाया है, इसको भी वो एक्सपोज करना चाहते हैं। वो सिर्फ इतना नहीं है कि वो केवल लोगों से जुड़ाव के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि गांधी सिर्फ एक नेता नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं है। गांधी एक विचारधारा का भी नाम है, जिसको गांधीवाद कहा जाता है फिलॉसफी में। वो गांधी, लेकिन दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। अगर उनका नागपुर भाषण आप याद करें, या अभी जो सीरियल उनके ऊपर चल रहा था टेलीविज़न में, या उनके जीवन को पढ़ें, तो बाबा साहब को पढ़ने के समय सिर्फ एक लंगोटी हुआ करती थी। वो लंगोटी में स्कूल जाते थे, उस गरीबी, उस गुर्बत में। लेकिन बाबा साहब ने आगे चल करके सूट पहना। अब उन्होंने जो सूट पहना वो सिर्फ ये नहीं था कि केवल प्रदर्शन करना है। निश्चित रूप से बाबा साहब का एक बड़ा उद्देश्य ये था कि वो चाहते थे कि जो दलित है वो इतना ही साफ सुथरा सूट बूट में रहे, और वो अपने सूट के जरिए लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि वो प्रदर्शन करना या अच्छे कपड़े पहनना। इस अच्छे कपड़े को और ब्रांडेड कपड़े पहनना सिर्फ इतना भर नहीं है। जैसे आज कुछ लोगों का ये मानना है कि दलित अगर ब्रांडेड कपड़े पहन लेता है तो साहब वो बहुत बड़ा काम करता है।
या वो बाबा साहब के विचारधारा पर चल रहा होता है। बाबा साहब के मूल्यों पर चलने का मतलब है कि उनकी विचारधारा को समझना, वो सब ब्रांडेड कपड़े पहनने से नहीं होगा। अब सवाल ये है कि बाबा साहब जो ये सूट पहन रहे हैं और गांधी लंगोट में आ रहे हैं, और दोनों के बीच कितना मतभेद है, वैचारिक द्वंद्व कितना है, ये द्वंद्व क्या इन कपड़ों में भी दिखाई पड़ता है। दरअसल इसको आप थोड़ा सा अगर गहराई में जाकर के देखें तो ये भी एक वैचारिक लड़ाई है। मैं गांधी के हिंद स्वराज की तरफ आपको ले चलूँगा, जहाँ उनके दो निबंध उस किताब में हैं। एक तो सभ्यता, जो पश्चिमी सभ्यता है उसके बारे में है, और एक भारतीय सभ्यता है कि सभ्यता कैसी होनी चाहिए, किस पर है। और गांधी पश्चिमी सभ्यता को कह रहे हैं कि वो शैतानी सभ्यता है, और शैतानी सभ्यता वो इन 17 से लेकर के 21 के बीच में जो दिख रही है कि वो किस तरह से शोषण कर रही है। ये जो साम्राज्यवाद है, माने उस पूरे उपनिवेशवाद के जरिए, माने मैं थोड़ा सा संक्षेप में और पीछे ले चलूँ, 15वीं शताब्दी में जो यूरोप में रेनेसा होता है, उस रेनेसा के साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता है, इन्वेंशन माने खोजें होती हैं, मशीनीकरण होता है, और मशीनीकरण के बाद औद्योगिकरण होता है, और उससे बाजारवाद की शुरुआत होती है। ये जो बाजारवाद है उसने उपनिवेशवाद के लिए रास्ता तैयार किया, और वही साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाता है, क्योंकि ज़्यादा सामान पैदा करना, ज़्यादा माल बनाना, उसकी खपत के लिए आपको बाजार चाहिए। तो दुनिया के तमाम देशों, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में, ये जो यूरोप के तमाम देश हैं, वो वहाँ पर पहुँचते हैं अपने माल को बेचने के लिए, और इस प्रक्रिया के जरिए उपनिवेशवाद स्थापित होता है और शोषण होता है किसानों का, मजदूरों का, इन तमाम देशों में जहाँ अंग्रेज आकर के भारत में ये काम कर रहे हैं। तो गांधी का ये मानना है कि ये शैतानी सभ्यता है जो शोषण करती है। लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकर हैं जो सूट पहन रहे हैं, वो दरअसल उस पूरी पश्चिमी सभ्यता को अपने विचारों में ला करके, माने उनका जो कोट पैंट टाई है वो दरअसल पश्चिमी सभ्यता को अंगीकार करने का संकेत है, आधुनिकता को अंगीकार करने का संकेत है। और बाबा साहब सीधे तौर पर ये कहते हैं कि ये जो भारतीय सभ्यता है, जिसका बहुत महिमा मंडन गांधी जी करते हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं है। और इसलिए नहीं है कि जिस सभ्यता में शूद्रों और अछूतों को कमज़ोर बना करके, गुलाम बना करके, उनको शिक्षा, उनको शस्त्र, उनको संपत्ति से अगर वंचित किया जाता हो, तो ऐसी सभ्यता का क्या मतलब, जिनके साथ भेदभाव किया जाता हो, शोषण किया जाता हो। तो दरअसल अंबेडकर की जो वेशभूषा है वो उस विचार का नाम है जिसे पश्चिमी विचार कह रहे हैं, जिसे आधुनिकता कह रहे हैं। गांधी कह रहे हैं कि नहीं, ये शोषण कर रही है, किसानों का, मजदूरों का शोषण कर रही है। तो बाबा साहब का जो कहना होगा इस विचारधारा के जरिए कि ये जो, जिसको आप कह रहे हैं कि ये शैतानी सभ्यता है और ये उपनिवेशवाद के जरिए, साम्राज्यवाद के जरिए आर्थिक शोषण कर रही है और इन देशों को गुलाम बना रही है, बाबा साहब कहेंगे अपने उस वैचारिकी के आधार पर कि अरे साहब, इस भारतीय सभ्यता में तो हमको हजारों साल से गुलाम बनाया गया। तो आपकी जो सभ्यता है, जिसको बहुत महिमा मंडित कर रहे थे गांधी जी, उस सभ्यता ने तो पहले ही हमको गुलाम बना रखा है। तो हमें तो इससे मुक्ति चाहिए, और उस मुक्ति के लिए हमें ये जो पश्चिमी सभ्यता है, ये जो पश्चिमी विचार है, जिसमें अगर फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में मैं कहूँ तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो 3 मूल्य हैं, ये 3 मूल्य हमको चाहिए, आधुनिकता हमको चाहिए। इसलिए एक विचार के रूप में बाबा साहब सूट और टाई में होते हैं, पश्चिमी वेशभूषा में होते हैं, और बाबा साहब की जो पसंदगी है उसको ही आप देख लीजिए, चाहे उसमें पालतू पशु हों, संगीत में वायलिन का जो शौक़ है, पुस्तकालय का है, कार का जो शौक़ है, फाउंटेन पेन का जो शौक़ है, ये जो शौक़ है वो दरअसल उस पूरे आधुनिक और पश्चिमी सभ्यता से जो चीज़ें आई हैं, वही शौक़ बाबा साहब के होते हैं। और वो ये मानते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता, जिसे गांधी जी शैतानी सभ्यता कह रहे हैं, वो दरअसल जो शूद्र और दलितों की जो गुलामी है उससे मुक्ति प्रदान करती है, या उसका एक रास्ता
रास्ता देती है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के जरिए सरकारी नौकरियां और चेतना, वैज्ञानिकता, पाखंडवाद से मुक्ति, ये जो पौराणिक ग्रंथ हैं, जो पोंगा पंथ है, उससे मुक्ति मिलेगी और उसके जरिए मनुष्य होने का अधिकार मिलेगा। इसलिए वो पश्चिमी सभ्यता को अंगीकार करते हैं और उसे वो सिर्फ विचारों में नहीं बल्कि अपने वेशभूषा में भी लेकर के आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गांधी इसलिए लंगोट पर आते हैं कि वो उस पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता कह रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि इस सभ्यता ने भारत को कितना लूटा है, कितना कमज़ोर बनाया है, कितना जर्जर कर दिया है और कितना आर्थिक शोषण किया है। और आखिरी बात कि गांधी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं, इंग्लैंड के राजा ने जब गांधी को कॉल किया, मिलने की इच्छा जाहिर की, तो गांधी ने कहा कि मैं प्रोटोकॉल के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि आपके यहाँ तो प्रोटोकॉल चलेगा सूट पहनना, मैं आऊँगा तो अपने इसी वेशभूषा में आऊँगा। और गांधी को लेकर के बुलाने के लिए किंग ने कहा कि नहीं, आप ऐसे ही आइए। तो गांधी जब पहुंचते हैं राजशाही महल, तो बाहर एक पत्रकार ने पूछा कि आप इस वेशभूषा में क्यों आए हैं, और कड़कड़ाती उस सर्दी में गांधी उसी वेशभूषा में हैं। तो गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के सारे लोगों के कपड़ों को तो आपके राजा साहब ने पहन लिया है, माने हमारे जो बदन पर जो कपड़े होने चाहिए वो तो उन्होंने पहन रखे, माने इतना शोषण किया है आर्थिक कि हमारे बदन पर कपड़ा भी नहीं है, माने हमारे देश के लोगों के बदन पर कपड़ा भी नहीं है। ये मैसेज गांधी वहाँ दे रहे हैं। इसलिए बहुत हल्के में गांधी की आलोचना करना या सिर्फ ये कि हम गांधी जी से सहमत नहीं हैं तो वहाँ तक चले जाएंगे कि गॉड से जिंदाबाद कहने लगेंगे, इससे ज़्यादा आज के ही दिन नहीं बल्कि इस पूरे भारत के इतिहास के लिए, भारत के आधुनिक जो सभ्यता है उसके लिए ठीक नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।